So let's move to the next topic, that is work done by a spring force. ओके जैसे कि हमने देखा है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है इन द चैप्टर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन, दोनों में भी हमने देखा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है। दिस इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट एट वन एंड एंड इस स्प्रिंग की दूसरी एंड पे हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है। In this case, in the first case, you can see the spring is in the relaxed position. Spring कौन सी position में है? Relaxed position में है। Relaxed position का मतलब क्या हुआ? इस वक्त स्प्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो अगर स्प्रिंग के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है, लग रहा है, तो इसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। स्प्रिंग पे भी कोई फोर्स, स्प्रिंग अपनी फोर्स भी नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्प्रिंग को एक्सटेंड नहीं किया गया है, देयर इज नो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे फिर? दिस ब्लॉक इज इन द मीन पोजीशन। ये इस ब्लॉक की मीन पोजीशन होती है। व्हाट इज मीन पोजीशन? ये ब्लॉक जो है अपनी मीन पोजीशन पे है, लेकिन हमें समझना है मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन किसी बॉडी की वो पोजीशन होती है जहां पर बॉडी पे नेट फोर्स कितनी होती है? जीरो होती है, मतलब बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही होती है। तो यहाँ पर इस बॉडी पे मीन्स इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो है। ओके, क्योंकि ना ही तो इसको स्प्रिंग खींच रहा है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है, वेट mg है जिसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? जीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से जो भी ब्लॉक की पोजीशन होगी वो उसकी मेन पोजीशन होगी। ठीक है, चलो इतना समझ में आता है। अभी हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को मैंने यहां से पकड़ा और मैं खींच रहा हूं बाहर की तरफ। हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को हमने पकड़ा और इसको बाहर की तरफ खींच रहे। बाहर की तरफ कितना खींचा? बाहर की तरफ इतना खींचा कि हम ब्लॉक की फाइनल पोजीशन तक आ गए। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। हम ब्लॉक की कहां तक आ गए? फाइनल पोजीशन तक आ गए। करेक्ट। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि जब मैंने ब्लॉक हमारा मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन से खींच के मैं उसको एक सर्टेन पोजीशन पे लेके चला गया, तो इस दौरान मैंने कितना वर्क डन किया? व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस टाइम? ओके, इस दौरान हमने कितना वर्क डन किया? टू डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सएफ। बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए अपनी मीन पोजीशन से लेके कहां तक? एट अ सर्टेन पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी मीन पोजीशन से? एक्सएफ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट यू कैन से। करेक्ट। तो इतना, ये जो डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, सी यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी है और मैंने फोर्स भी लगाया था ब्लॉक के ऊपर, तो फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी है जिसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ ये हमें पता करना है। क्लियर? ओके, नाउ क्लास व्हाट वी विल डू, विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ ब्लॉक। इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, चलो मतलब मान लेते हैं ब्लॉक को हम मीन पोजीशन से लेके कहां तक जा रहे हैं? ये पोजीशन तक लेके जा रहे हैं। दिस पोजीशन इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट इज एक्सट्रीम पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन इज दैट पोजीशन, extreme position is that position which is at the maximum distance from the mean position. Extreme position is that position which is at the maximum distance from the mean position. मतलब मीन पोजीशन से आप ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक को यहीं तक लेके गए तो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अगर आप इसके आगे लेके जाओगे तो वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अगर आप यहीं तक लेके गए ब्लॉक को खींच के तो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन इज द पोजीशन इन विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, कहां से? मीन पोजीशन पे। एंड वी नो दैट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। तो ये आपका एम्पलीट्यूड भी हो गया। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, तो ये आपका एम्पलीट्यूड भी हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस एम्पलीट्यूड पे नहीं है, यहाँ पर हमारा फोकस है वर्क डन पे। तो हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मैं इस ब्लॉक को यहाँ से, ये अपनी मीन पोजीशन पे था ना, यहाँ से जब लेके यहाँ पर जा रहा हूँ तो एक ड्यूरेशन ऐसा आया होगा जब हमारा ब्लॉक यहाँ पर होगा, तो वो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर बनाया। ओके, वो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर बनाया जहां पर ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और हम ब्लॉक को पुल करते हुए लेके जा रहे हैं राइट की तरफ। जैसे ही ब्लॉक को पुल करते हुए आप राइट की तरफ लेके जाओगे, एक्स की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? ऑब्वियसली। देखो कुछ देर के बाद आपका ब्लॉक अगर यहाँ पर आ जाएगा तो अभी आपका एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। सी,
तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। करेक्ट। तो यहां पर जैसे आप ब्लॉक को राइट की तरफ खींचते जाओगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ वी नो दैट अगर मैं ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं तो देखो ये ब्लॉक है, करेक्ट, दिस इज अ ब्लॉक, इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, और स्प्रिंग क्या करेगा, हमेशा हमें पता है स्प्रिंग फोर्स हमेशा इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स हमेशा कहां पर होगी, मेन पोजीशन पे, मतलब स्प्रिंग ब्लॉक को खींचना चाहता है कहां पर, मेन पोजीशन पे। तो ये स्प्रिंग फोर्स होगी लेफ्ट की तरफ। ओके, मैं इस इंस्टेंट के लिए बना रहा हूं। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट थी, एज वी नो दैट ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी है, x1 डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। एट दिस इंस्टेंट x1 की डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये सब चीजें हो रही है यहाँ पर। ओके क्लास, फाइन। नाउ व्हाट वी विल टॉक, हमारा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज नथिंग बट k into x with negative sign. Negative sign indicate that spring force and displacement are oppositely directed. Obviously दोनों opposite direction में। ठीक है, तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। व्हाट इज के इन दिस केस, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स तो हमें समझ में आता है। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन। क्लास हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम कौन सा वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगी ये स्प्रिंग फोर्स होगी, डिस्प्लेसमेंट जो भी है चलो एक्स मान लेते हैं, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से खिसका के यहाँ तक लेके जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू में कंटिन्यूसली चेंज है, एक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर जब ब्लॉक इस पोजीशन पे था तब एक्स की वैल्यू x1 थी, जब ब्लॉक इस पोजीशन पे था तब एक्स की वैल्यू x2 थी। तो एक्स की वैल्यू में कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से एक्स कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स में भी चेंजेस होगा। स्प्रिंग फोर्स मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है। इफ दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलते जा रहा है। तो अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, हमने देखा है। तो तब हम क्या करते हैं, हम अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। आपको स्प्रिंग फोर्स को क्या बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स को सबसे पहले चलो हम कांस्टेंट बनाएंगे। मैंने आपको ये सिखाया भी है कि कैसे कांस्टेंट बनाते हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, आज भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पर ये जो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट थी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx। ये ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है, आप इस ब्लॉक को पोजीशन P से पोजीशन Q तक लेके चले गए, बट दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। चलो, x1 का वैल्यू मतलब मान लो ये जो x1 है ये आपका है समथिंग 2.00 सेंटीमीटर, और x2 का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x2, ये आपका मतलब मान लो 2.01 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो आपका जो dx का वैल्यू हो गया, कैन आई से दैट dx इज नथिंग बट x2 माइनस x1। सो ये हो गया 2.01 माइनस 2.00 विच इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ dx। इतना छोटा वैल्यू रखा है हमने dx, इससे भी छोटा होगा, मैंने तो एग्जांपल लिया, इससे भी छोटा होगा 0.00001, इतना छोटा होगा। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट सिमिलर एक एग्जांपल लिया है। अभी यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर x1 डिस्प्लेसमेंट थी तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज माइनस के x1। करेक्ट। ओके, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर k का वैल्यू, चलो k का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10, अज्यूम करो 10 है इज द k का वैल्यू, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये k का वैल्यू अज्यूम करो। तो यहाँ पर जब आप देखोगे k का वैल्यू इट इज -10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2.00, तो ये हो गया -20.00।
इन द नेक्स्ट केस एफ एस का वैल्यू फॉर x2 डिस्प्लेसमेंट इट इज माइनस के x2, तो माइनस के का वैल्यू कितना आपका, के का वैल्यू है 10, x2 का वैल्यू कितना है, इट इज 2.01, तो ये कितना हो गया 20.1, करेक्ट। तो यहाँ पर -20.1, तो यहाँ पर जब आप इन दोनों का स्प्रिंग फोर्स FS1 FS2 ले लो, FS2 माइनस FS1 करोगे, मतलब दोनों स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, -20.1 -20.0, क्लियर। तो ये आंसर ये आंसर कितना बन जाएगा आपका, ये आंसर आपका बन जाएगा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये आंसर हो गया आपका -0.1 सेंटीमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ओनली। तो देखो आपका चेंज इन स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। इफ चेंज इन स्प्रिंग फोर्स इज 0, इफ चेंज इन स्प्रिंग फोर्स इज 0, FS2 माइनस FS1 अगर आपका वैल्यू 0 है, तो कैन आई से दैट FS2 इज इक्वल्स टू FS1, है ना। मतलब स्प्रिंग फोर्स अभी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, मतलब बॉडी को जब आपने P से Q तक डिस्प्लेस करवाया है, ध्यान से सुनना, बॉडी को जब आपने P से Q तक डिस्प्लेस कराया है, तो इस दौरान स्प्रिंग फोर्स क्या रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा स्प्रिंग फोर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम P टू Q। सिर्फ P से Q तक डिस्प्लेस कराने के लिए हम लोग ने मान लिया वर्क डन कितना है, DW, कितना वर्क डन है, DW, वेरी स्मॉल वर्क डन। तो ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि जब बॉडी यहां से डिस्प्लेस हुआ यहां तक, तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स थे जहां पर वर्क डन कितना था, लाइक दिस, यहाँ पर वर्क डन DW, ये सारे इंटरवल्स में वर्क डन DW है। तो ऑब्वियसली अगर सारे इंटरवल्स में वर्क डन DW है, तो हमें अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये सब हम किससे सॉल्व करेंगे, कैलकुलस से सॉल्व करेंगे। क्लियर क्लास। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ओके, नाउ हमें पता है, चलो जब मैंने बॉडी को P से Q तक डिस्प्लेस करवाया, P से Q तक, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, dx की डिस्प्लेसमेंट थी। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा भी आएगा। हमें पता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा, थीटा इज 180, ओके। लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव साइन ले लिया है, स्प्रिंग फोर्स में ही नेगेटिव साइन आ गया है, तो आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैटफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है, -kx एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx। देखो ऑटोमेटिक वर्क डन आपका नेगेटिव आ गया, क्योंकि हमें पता है ना, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट किया था, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए हमने नेगेटिव साइन इंडिकेट किया था। तो ऑटोमेटिकली देखो जब आपने एफ की वैल्यू पुट की, यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या थी, -kx। व्हाट इज x इन दिस केस, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक फॉर पोजिशन P। जब ब्लॉक पोजीशन P था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन कितनी थी, वो x है आपका, रिमेंबर दैट थिंग, ओके फाइन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू -kx इनटू dx, ओके। नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक आ गई, बिकॉज वी नो दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, c। स्प्रिंग फोर्स इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। cos 180 इज -1, तो cos 180 की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी, तो ये आपका वैल्यू आ गया, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू -kx dx, ओके। तो ये वर्क डन मिल गया। चलो अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -kx dx, सो इज इक्वल्स टू -k इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लिमिट्स पुट कर देंगे, xi is the initial limit and xf is the final limit, okay। Now what is xi, what is xi, xi is the initial displacement of the block from the mean position, means what, चलो मतलब मान लो ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे नहीं था इनिशियली, मान के चलो ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे नहीं था, ये मीन पोजीशन से कुछ आगे था, लाइक दिस, यहां पर था, ये मीन पोजीशन से कुछ आगे था, ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है xi। तो मतलब जब आपने ब्लॉक को इस पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन से खींच के मैं यहाँ पर लेके गया, कौन से पोजीशन से, इस पोजीशन से, ब्लॉक इनिशियली अभी यहाँ पर है समझो, इस पोजीशन से खींच के अगर हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, देखो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है xi, तो यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके जाने में, यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला बना रहे हैं। सो इज इक्वल्स टू -k, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² अपॉन 2 लिमिट्स विल बी xi से xf,
सो देयरफॉर माइनस के अपॉन 2, 2 को बाहर ले लिया हमने, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। क्लियर? ओके, नाउ इफ xi का वैल्यू 0, xi का वैल्यू 0 मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या रही होगी, उसकी मीन पोजीशन रही होगी, तभी तो उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। मतलब ब्लॉक अगर यहीं पे है अपनी मीन पोजीशन पे, सी डिस्प्लेसमेंट जो भी मेजर की जा रही है वो कहां से मेजर की जा रही है, मीन पोजीशन से मेजर की जा रही है। अगर ब्लॉक खुद मीन पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी। अगर उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस के एक्स एफ, सॉरी एक्स एफ स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। वेरी सिंपल फॉर्मूला। सो इससे क्या समझ में आता है, दैट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। स्प्रिंग फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स class. So we have very interesting question. So question is, a block of mass m welded with a light spring of stiffness k is in equilibrium on a smooth inclined plane with angle of inclination theta. If a variable external force is applied slowly till the spring becomes to its relaxed position, find the work done by the spring force. Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्लास ध्यान से समझो, पहले मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बना दूंगा जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो सपोज दिस इज अ ब्लॉक, करेक्ट। इस ब्लॉक का खुद का वेट होगा, दैट इज mg। नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट इज m। mg को रिजॉल्व करोगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज दिस mg cos थीटा एंड अनदर इज mg sin थीटा, करेक्ट। ये mg sin थीटा ही जिम्मेदार था इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। इस mg sin थीटा ने स्प्रिंग को दबा दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बोला गया ये जो कंडीशन आपको दी गई है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो मतलब स्प्रिंग भी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसकी वजह से ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन के बराबर हो गई, करेक्ट। ओके, इनिशियली मतलब मान लेते हैं जब स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पे था, स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन पे था, मतलब ब्लॉक अभी अभी हमने अटैच किया था। ओके, ये स्प्रिंग की रिलैक्स पोजीशन थी, यहां पर स्प्रिंग इज इन रिलैक्स पोजीशन, मैं लिख देता हूं स्प्रिंग इज इन रिलैक्स पोजीशन। यहां पर स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन पे था। ओके, स्प्रिंग इज इन रिलैक्स पोजीशन एट दिस पोजीशन। तो यहां पर इस ब्लॉक की mg sin थीटा ने, इस ब्लॉक के mg sin थीटा ने स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस करवा दिया, स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन से, मतलब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट मान लिया, x डिस्प्लेसमेंट मान लिया। तो आपका क्वेश्चन ये है, अब मैं इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाऊं, सॉरी कितना, ये जो फोर्स हमने इस ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ओके, जिसकी वजह से ये ब्लॉक वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, मतलब स्प्रिंग क्या हो गया, फिर से रिलैक्स्ड हो गया, है ना। तो इस केस में जब आपने स्प्रिंग को फिर से रिलैक्स करवा दिया, तब आपको पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? ओके, तो चलो ये चीज समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं अभी हम, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर, पहले यहाँ पर हम स्प्रिंग फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, so according to the Newton's law of motion, that spring force is equals to mg sin theta, and we know that what is the formula for the spring force, spring force का formula होता है kx। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ kx is equals to mg sin theta, so k का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना हो गया, it is mg sin theta upon k, so that is the value of x, that's the value of x, correct। okay, so now we know that what is the work done by the spring force। अभी हमने आज ही फॉर्मूला बनाया अभी थोड़ी देर पहले, दैट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, है ना। ये जो आपका x है ये आपका एक्स आई है, इनिशियल पोजीशन तो यही थी ना, यहां से उठा के आप इसको अपनी रिलैक्स पोजीशन पे लेके जा रहे हो, तो एक्स आई की वैल्यू तो हमारे पास है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एफ, एक्स एफ की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एफ की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0? क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन ये वाली पोजीशन है जहां पर स्प्रिंग रिलैक्स्ड हो गया,
स्प्रिंग रिलैक्स हो गया मतलब क्या हुआ, सीयर आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को यहां से खिसका के ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन से ही मेजर की जाती है। अब क्योंकि आपका ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो हो गई, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के, एक्स एफ की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एक्स आई का वैल्यू कितना है, माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन के, सो आई राइट डाउन एम जी साइन थीटा अपॉन के का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हाफ के एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के का स्क्वायर, के एंड दिस के गेट कैंसिल, तो ये हमें मिला एम जी साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 2k। सो दिस इज द वर्क डन इन जूल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या क्वेश्चन अराइज होगा, अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दैट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, बट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है दैट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ कैसे, सी हियर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स आपको पॉजिटिव में क्यों आ रहा है, और मैंने ऐसा क्यों कहा था वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव इफ स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रिलैक्स पोजिशन। अगर आपने स्प्रिंग को मूव करवाया है फ्रॉम रिलैक्स पोजिशन, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग को हम कौन सा वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो जब मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर इस ब्लॉक को इस पोजीशन से खिसका के मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो इस केस में स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, इस केस में स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में है, तो इसके लिए आपका वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट, वर्क डन नेगेटिव कभी होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्क डन नेगेटिव तभी होगा जब स्प्रिंग को डिस्प्लेस कराया गया है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और फ्रॉम इट्स रिलैक्स पोजीशन। स्प्रिंग अगर अपनी रिलैक्स पोजीशन से खिसकेगा तो उसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, इफ द स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रिलैक्स पोजीशन एंड दैट वर्क डन इज नोन एज द नेगेटिव वर्क डन, उसी वर्क डन को हम नेगेटिव वर्क डन कहेंगे। क्लियर, तो आई होप आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। So let's do next topic, that is work done by pseudo force। तो pseudo force कितना वर्क डन करता है इसे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है, और इसी प्रॉब्लम से हम समझेंगे कि pseudo force का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। So let's start with this example। So let me open the question। Yeah, so the question is a block of mass m1, this block whose mass is m1 moves with an acceleration a12 related to a trolley as shown in the figure। The block is being observed by the two observers 2 and 3। The observer 2 is at rest with respect to the trolley which is moving with acceleration a2, while the observer 3 is moving on the ground with acceleration a3। What is the work done by the pseudo force as observed by the observer 2 and 3 on the block during the time t? Assume zero initial velocity of the bodies and observers। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a12 विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हिच यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट, प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 2, इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म एंड दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a2, और ये जो ऑब्जर्वर है ये भी मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a3। ओके, चलो, अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन by this block with respect to the observer 2 and what is the work done by this block with respect to the observer 3। करेक्ट, तो यहाँ पर हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट लेके आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब ऑब्जर्वर 2 इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर 2 की बात कर रहे हैं। सो सपोज दिस इज अ ब्लॉक whose mass is m, करेक्ट। ओके, ये ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितनी है, आई राइट डाउन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a12। इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ क्लास रिमेंबर, ये जो पर्सन, सेकंड पर्सन जो इस ब्लॉक को देख रहा है, ओके, सेकंड पर्सन की एक्सेलरेशन कितनी है a2, क्योंकि सेकंड पर्सन प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है और प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन a2 है, तो ऑब्वियसली सेकंड पर्सन की भी एक्सेलरेशन कितनी होगी, a2 होगी। करेक्ट, तो सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में इस पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा वो मास इंटू a2, मास इंटू एक्सेलरेशन a2।
ठीक है, ये सूडो फोर्स उस पर लग रहा होगा। उसके बाद इसका खुद का वेट दैट इज mg, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट, और यहां पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F। ओके, इफ दिस ब्लॉक, क्योंकि F फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ क्यों लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 2 इज इन द राइट डायरेक्शन, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसको रोकने की कोशिश करेगा बाय गिविंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये हमारा एफबीडी हो गया। तो यहाँ पर हम हमारा पूरा इंटरेस्ट होगा सूडो फोर्स पे, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। चलो, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द टाइम टी। ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है टाइम टी में। सो आई राइट डाउन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन टाइम टी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब मुझे पता करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो लेनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, जब आप सूडो फोर्स की बात कर रहे हो तो सूडो फोर्स इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो मास इनटू एक्सेलरेशन ये आपका फोर्स हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ये है हाफ a1 2 टी स्क्वायर, करेक्ट, इनटू cos थीटा। नाउ वी नो दैट दिस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इसकी वही डायरेक्शन होगी जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की होगी। तो ऑब्वियसली इससे समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट एंड द सूडो फोर्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, तो थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू होता है -1, सो माइनस एम a12 t square upon 2. So this is the work done by the pseudo force with respect to the block number 2. Sorry, with respect to the observer 2, not block number 2, observer 2. Very simple, correct? Fine, चलो ये तो पार्ट मिल गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे what is the work done by the pseudo force with respect to the observer third. तो यहाँ पर if this is the block we have, ओके, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले। एक्सेलरेशन a12 इन द राइट डायरेक्शन, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और यहाँ पर सूडो फोर्स जो लगेगा, सी इसकी एक्सेलरेशन कितनी है a3, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा ma3, मास इनटू एक्सेलरेशन a3, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। ओके, ये चीज हमें क्लियर होती है। नाउ क्लास वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 की डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक 3 के रिस्पेक्ट में कितनी थी ये पता करना है, ठीक है। सो अभी हमारा इंटरेस्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 3 which is equals to initial velocity of block 1 with respect to 3 plus half, sorry, into time plus half acceleration of block 1 with respect to 3 into t square, correct. So सबसे पहले find out करेंगे acceleration of 1 with respect to 3 which is nothing but acceleration of 1 minus acceleration of 2, correct. चलो ये चीज समझ में आती है, बट लेकिन हमारे पास acceleration a1 नहीं है, तो a1 भी निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, a12 तो है ना हमारे पास, acceleration of block 1 with respect to 2 which is a1 minus a2, so therefore can I say that, sorry यहाँ पर 3 आएगा, acceleration a1 minus a3, okay. नाउ कम बैक टू दिस इक्वेशन, a2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो a2 को आपने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो प्लस हो गया। दिस इज द a1 वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो दैटफॉर एक्सेलरेशन a1 विद रिस्पेक्ट टू 3 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 विद रिस्पेक्ट टू 2 प्लस a2 माइनस a3, सो इतनी एक्सेलरेशन हमें मिल गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट s1 विद रिस्पेक्ट टू 3 कितना हो गया, इट इज हाफ एक्सेलरेशन a13 की वैल्यू हमारे पास है, ये मैंने पुट कर दिया, इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट,
करेक्ट। अभी हम ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी सीयर, इस डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन होगी वो किसके जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, एक्सेलरेशन a1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, करेक्ट है ना। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द सूडो फोर्स। तो जो सूडो फोर्स होगा, सूडो फोर्स ma3 है, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, सूडो फोर्स दैट इज ma3, करेक्ट। What is the displacement? This entire equation is my displacement. So half a1 with respect to 2 plus a2 minus a3 into t square. करेक्ट। ओके, तो ये हमें वर्क डन आ रहा है जहां पर हमने सूडो फोर्स ले लिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। इफ सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद द सूडो फोर्स, तो cos 180 का वैल्यू होता है माइनस, सो दिस इज योर टोटल वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ma3 a12 plus a2 minus a3 t square upon 2. So this is the work done. Okay, work done by the pseudo force as observed by the observer number 3. Okay, so please copy down this, then we'll do the next topic. So next we will calculate work done by the pseudo force. So let's start this topic. Yeah, so the question is like that: a smooth block of mass m moves up from bottom to the top of a wedge which is moving by with an acceleration a naught. Okay, find the work done by the pseudo force measured by the person sitting at the edge of the wedge. ओके, तो यहाँ पर इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है a नॉट। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस पर्सन, ठीक है। ओके, और जब ये ब्लॉक पूरा ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है, ये ब्लॉक पूरा ऊपर चढ़ चुका है, तो उस टाइम पे ओके, जब ये ब्लॉक ने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट दी, तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए सूडो फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक की बात करेंगे क्लास। तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स जो एक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन विच इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ma नॉट, करेक्ट। और जब ब्लॉक यहां से खिसक के यहां पर आ गया, जब ब्लॉक यहां से खिसक के यहां पर आ गया लाइक दिस, तो इस ब्लॉक ने सूडो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, एल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट की तरफ है। आंसर आ गया हमें। वर्क डन बाय द सूडो फोर्स is equals to, we know that force into displacement into cos theta. What is force? It is ma naught. डिस्प्लेसमेंट कितना है, l है, थीटा की वैल्यू है 0, है ना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया m a naught l. सो दिस इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, ठीक है, यूनिट इज जूल। क्लियर। So with this we have completed our all the topics that is work done by different forces. Okay, इसी के साथ हमने ये टॉपिक को खत्म किया। So I hope you like this lecture. If you like this lecture then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.